नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। आज बात दक्षिण के द्वार कर्नाटक की। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। 10 मई को वहां वोट डाले जाएंगे 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए। मौजूदा दौर में जोड़ तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा कर चुकी है और कार्यवाहक सरकार अभी भी एक तरीके से काम वहां कर रही है। 129 लोकसभा सीटें हैं दक्षिण में और कर्नाटक को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है और संघ की प्रयोगशाला भी कर्नाटक ही है। लेकिन वहां के जो समीकरण नजर आ रहे हैं वो वास्तव में एक तरीके से एक अलग तरीके का संकेत और संदेश 2024 के लिए देते नजर आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कर्नाटक निकल गया तो फिर बहुत मुश्किलें आने वाली हैं 24 को लेकर, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस के लिए एक फीडर की भूमिका में भी हो सकता है, एक उत्साहवर्धक, एक बूस्टर की भूमिका में भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इसे जो इस साल होने वाले कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसको लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। कर्नाटक के जरिए चुनावी विसात कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस ने बिछा दी है। 2014 में जिस सियासी समीकरण से कांग्रेस को देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी ने बेदखल किया था, अब कांग्रेस भी उसी एजेंडे के तहत कर्नाटक में विधानसभा की व्यूह रचना कर चुकी है। ताना बाना बुना जा रहा है लोकसभा चुनाव का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज और कांग्रेस के भी दिग्गज चेहरे ताकत झोंक रहे हैं। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सबसे बड़े रणनीतिकार जिनके हाथ में शीर्ष नेतृत्व ने ताला कुंजी दे रखी है, वो पर्दे के पीछे रहते हैं। BL संतोष साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो धार दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों पर में BL संतोष को लेकर ही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह गृह राज्य है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सिद्धरमैया। कहा जाता है कि हाल के 10-20 सालों में सिद्धरमैया के बराबर का कर्नाटक में कोई ओबीसी नेता नहीं खड़ा हो पाया और वो निर्विवाद रूप से ओबीसी के सबसे बड़े नेता के रूप में कांग्रेस के पाले में खड़े हैं। DK शिवकुमार, उनका भी अपना एक कद है और कुछ 30-32 सीटों पर वो असर डालते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ताकत जगदीश शेट्टार, जो पूर्व CM हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2012 से 2013 तक वो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के रूप में वो काम कर चुके हैं। साउदी डिप्टी CM के रूप में भारतीय जनता पार्टी खेमे से वो बैटिंग करते रहे हैं, वो भी कांग्रेस के पाले में है। प्रचार युद्ध धुआंधार है। नरेंद्र मोदी का रोड शो और बुझे बुझे से उनके रथ में बैठे येदियुरप्पा, वो दृश्य मेरे जहन से उतर नहीं रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जगदीश शेट्टार, मल्लिकार्जुन खड़गे, इस कैंप में एक उत्साह नजर आ रहा है और भारी भीड़। कल जब रोड शो हो रहा था तो जबरदस्त भीड़, जबरदस्त चीज़ें वहाँ देखने को मिली। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कर्नाटक में पूरी तरीके से जमीन पर उतार दिया है। मुसलमानों को, ओबीसी मुसलमानों को दिया जाने वाला आरक्षण उनकी सरकार ने खत्म करके इसे ओकालिंगा और लिंगायत दोनों समुदायों में बांट दिया है। और इसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है। कांग्रेस पार्टी ने वहां सबसे ज्यादा जो 2 मुद्दे, 2 परसेप्शन उठाकर रखे हैं, एक भ्रष्टाचार और एक परिवारवाद। जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेरते रहे हैं, कांग्रेस ने उसी जानिब से इसका जवाब दिया है। और तीसरा मुद्दा है मंडल का। राहुल गांधी ने कर्नाटक से ही ये हुंकार भरी है कि जातीय जनगणना ओबीसी की कराओ, और ये मुद्दा लोगों के जहन में और जुबान पर भी आ रहा है। कोलार में राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में मोदियों को लेकर जो बयान दिया था उसमें उनकी सांसदी भी चली गई है, लेकिन उसी कोलार में जाकर
उन्होंने फिर से वही बात कही, ओबीसी के साथ खड़े वो नजर आए और उन्होंने कहा कि हमें कम से कम जिस जाति जनगणना को यूपीए ने कराया था उसे ही कम से कम आम कर दो। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है और कुल मिलाकर वहां मुकाबला देखने को मिल रहा है मंडल वर्सेस कमंडल का। यानी कि जो पिछड़ों के नेता हैं मंडल वाले, वो एक खेमे में बहुत बड़ी तादाद है और दूसरी तरफ हिंदुत्व कमंडल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी अजब हैं। उन्होंने मुसलमानों का आरक्षण काटकर ओबीसी, ओकालिंगा और लिंगायत को दे दिया। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई को कमंडल के अंदर ही मंडल में तब्दील करना चाहती है? कुल मिलाकर दलितों का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कर्नाटक के चुनाव में और इस देश के मौजूदा दौर के सबसे बड़े दलित नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया जा रहा है और वो कर्नाटक से आते हैं। उनका गृह क्षेत्र है, गृह राज्य है, वहाँ से वो 9 बार सांसद और विधायक रह चुके हैं दोनों मिलाकर। तो खड़गे की भी अग्नि परीक्षा है। लगातार खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जगदीश शेट्टार और जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हालांकि बार बार भारतीय जनता पार्टी ये एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया में 36 का आंकड़ा है, कांग्रेस में फूट है, लेकिन वास्तव में फूट और टूट जाहिरा तौर पर भारतीय जनता पार्टी में दिखने लगी है। जगदीश शेट्टार के भारतीय जनता पार्टी कैंप को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ आने से जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी प्लस नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी और उसके सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी 2-4 रैलियों में ही माहौल बदल देते हैं। खबर यह भी थी कि नरेंद्र मोदी की कई बड़ी सभाएं और रैलियां होनी थी, लेकिन जो कर्नाटक की रिपोर्ट पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनके पास, उसके बाद मोदी जी की कुछ सभाओं को भी कम किया गया, उन्हें थोड़ा पीछे किया गया है। केरल और अन्य राज्यों में उन्हें इस वक्त वो लगे हुए हैं और उनके केरल और अन्य राज्यों की तरफ उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन ये दृश्य बड़े लुभावने हैं। मोदी के रोड शो में फूल बरसे और नरेंद्र मोदी भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। कर्नाटक का एक अगर गुणा गणित देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले 20-22% वोटों से ज़्यादा कभी भी नहीं टिक पाई वहाँ पर, उसको कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से सीधे 18-20% का उसे लाभ मिला और वो पार्टी उछलकर 36 से 38% वोटों पर पहुंच गई। तो ये करिश्मा नरेंद्र मोदी का है, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां उलझी नजर आ रही है और जेडीएस की अपनी एक भूमिका है। वो ओल्ड मैसूर इलाके में उनका अपना प्रभुत्व है और मेरी जानकारी के मुताबिक वहाँ कर तकरीबन 69 सीटें ओल्ड मैसूर इलाके में आती हैं और जेडीएस ज़्यादातर इन सीटों को जीतता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा की पार्टी, और अब देवे गौड़ा काफ़ी बुजुर्ग हो चले हैं और अब वो सक्रिय उतना राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और एक और देवे गौड़ा के बहुत ही वफादार चांद महल इब्राहिम, सीएम इब्राहिम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी 6 माह पहले ही सीएम इब्राहिम कांग्रेस छोड़कर वापस जेडीएस में घर वापसी वो कर चुके हैं। तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन बना रही है कि मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि ये जनता के बीच में जाए कि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में है, और जहां जहां सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में होता है वहां जाहिर सी बात है भाजपा को थोड़े नुकसान की आशंका रहती है। जेडीएस भी सरकार बनाने का दावा लगातार कर रही है। एचडी कुमारस्वामी कांग्रेस की मदद से चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, भाजपा की मदद से भी वो सरकार बना चुके हैं और दोनों दलों की मदद भी वो कर चुके हैं। तो वो किसकी तरफ जाएं ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि चुनाव के बाद ऐसी स्थितियां बने तो एचडी कुमारस्वामी बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को लेकर पूरी तरह
आश्वस्त हैं कि उनकी पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार आ रही है। एक राजनीतिक विश्लेषक से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी है जिसका पूरे कर्नाटक में उसकी नुमाइंदगी है, पूरे कर्नाटक में वो है, जबकि जेडीएस के साथ ऐसा नहीं है, वो कुछ ही इलाकों में है और भारतीय जनता पार्टी को भी मुश्किलें होती हैं पूरे कर्नाटक में। अगर जेडीएस वाले इलाके की बात है तो वहाँ जो खबरें हैं उसके मुताबिक वहाँ कांग्रेस से ही जेडीएस का सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। हकीकत क्या है? फसाना क्या हकीकत है, क्या फसाना है? क्या भारतीय जनता पार्टी दक्षिण का द्वार बचा पाएगी? मंथन में आज सबसे बड़ा सवाल यही है। राहुल गांधी वहाँ रैली में गए थे, उन्होंने रैलियाँ की, रोड शो किया, ये और सोशल मीडिया पर भयानक तस्वीरें, विहंगम दृश्य पोस्ट किए गए और भीड़ भी है काफ़ी उनकी रैलियों में, उनकी रोड शो में हुई। ये इसका प्रमाण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रति और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की थी उसको लेकर भी आकर्षण है लोगों में। राहुल गांधी ने वही दो मुद्दे पकड़ कर रखे। वो लगातार कह रहे हैं कि पे सीएम मुख्यमंत्री को टारगेट करते रहे कि वहाँ 40% जो भ्रष्टाचार है वो मुख्यमंत्री के द्वारा है किया गया, उनके मंत्रियों के द्वारा किया गया। 40% की बात करते हैं कि 40% वाले सीएम, पे सीएम करो। एक कंपनी है जो मुद्रा विनिमय करती है, उसी की तर्ज पर राहुल गांधी भी नारा लगा रहे हैं कि पे सीएम करो। ऐसा मुख्यमंत्री है कि 40% दिए बिना कोई काम होता नहीं है। ईश्वरप्पा का मुद्दा उठ रहा है कि ईश्वरप्पा यौन उत्पीड़न में बर्खास्त किए गए और प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं, ये भी मुद्दा उठा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग। इसी तरीके से एक भाजपा के कार्यकर्ता संतोष का भी मुद्दा उठ रहा है कि उन्होंने लिखकर चिट्ठी लिखी कि उनसे ही पार्टी के लिए सिपाही थे और उनसे ही कमीशन मांगा गया और उन्होंने इस अवसाद में आत्महत्या कर ली। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री क्या उनके घर गए? ईश्वरप्पा से तो बात कर ली, उनके घर गए क्या? उनसे कोई बात की उनके परिवार से? ये बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक डर भी सता रहा है कि अगर जगदीश शेट्टार, साउदी और तमाम दर्जनों नेता, हम चूंकि उत्तर भारत के हम लोग रहने वाले हैं, 2-4 नेताओं के ही नाम जानते हैं जो फलक पर आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा को छोड़ा है, बहुत सारे ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। वो अभी हम लोग के न जुबान पर हैं और ना कहीं सीन में, लेकिन बहुत सारे समीकरण कर्नाटक में उथल पुथल नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मंडल की लाइन पकड़ ली है, दलितों की लाइन पकड़ ली है, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, परिवारवाद को कांग्रेस पार्टी ने वहां मुद्दा बनाया है और इस पर मुश्किल हो रही भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया बहुत सारे येदियुरप्पा के बेटे को आपने टिकट दे दिया, कई नेताओं के बेटों को टिकट दे दिया, तो अब ये अब परिवारवाद से आप कैसे बच सकते हैं? इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। और उत्तर भारत के जो मीडिया संस्थान हैं उनमें दक्षिण भारत की खबरें, वहाँ का चुनाव कुछ खास वजहों पर ही दिखाया जाता है या खास वजहों से ही नज़र आता है। लेकिन हम पूरे देश को हम चूँकि अपनी समाचार, अपनी खबरें परोसते हैं और हम पूरे देश का चैनल हैं, हम कहते नहीं हैं, हम हैं। इसीलिए हम आज कर्नाटक के चुनाव पर चर्चा करने के लिए आपके सामने मंथन लेकर हाजिर हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत जी हमारे साथ कर्नाटक बेलगाम से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार श्रीकांत जी आपका। संजय सिंह चुनाव विश्लेषक हैं, एक जानी मानी संस्था एडीआर से ताल्लुक रखते हैं। बहुत मुश्किल से संजय भाई आज पकड़ में आए हैं, इधर बहुत चलायमान हैं, वो यात्राएं बहुत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भी कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। और जेडीएस के प्रवक्ता सैयद इमरान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद इमरान साहब, बहुत बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं सीधे संजय सिंह के पास जाऊंगा और मंथन की शुरुआत संजय सिंह से ही करूंगा। संजय सिंह जी, आप लगातार कर्नाटक में भी हैं, माहौल देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, क्या दृश्य आपको दिख रहा है? क्या ये दक्षिण का द्वार बचाना काफी मुश्किल पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या केवल ये कोरी
कपोल कल्पित बातें हैं जो उत्तर भारत तक आ जाती हैं कि भाई कांग्रेस बड़ी स्ट्रांग है, बीजेपी बड़ी मुश्किल में है, उसके नेता उसको छोड़ रहे हैं। संजय सिंह। हाँ, धन्यवाद चौहान साहब। मंथन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज कर्नाटक है, और कर्नाटक में बहुत, जिस तरह आप मंथन, ऐसे कर्नाटक में मंथन बहुत बहुत जोरों पे है निश्चित तौर से, क्योंकि एडीआर के तरफ से होने के नाते और खुद के एक चुनावी समीक्षक विश्लेषक होने के नाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि कर्नाटक का इलेक्शंस इस बार 3 मायने अपने आप में विशेष रखा हुआ। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, वहां की जनता लड़ रही है, और जनता लड़ रही है, और जनता में आक्रोश बहुत है। पहला आक्रोश जो जनता के अंदर है वो ये है, करप्शंस को लेके कर्नाटक के पूरे एक जो बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार, एक बड़ा मुद्दा जिसको लेके जनता के अंदर बहुत ज्यादा, जिसको कहा जाए कि उद्वेलित है, आक्रोश है। दूसरा एक बड़ा सवाल है, वो बड़ा सवाल ये है कि कर्नाटक के लोग अब एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक स्थायी सरकार हमें मिले जो राज्य के विकास की तरफ हमें ले जाने की तरफ बढ़े। ये जो सरकारें आती हैं और गिरती हैं, हर पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो कहना चाहता है। एक और जो नैरेटिव कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दे रहा है वो ये चुनाव में दिखाई दे रहा कि इस बार जाति का जो एक्वेशन है कर्नाटक में, वो आपको बताते हुए मुझे आपके महत्वपूर्ण चैनल से आपके करोड़ों दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि कास्ट से ज्यादा अगर वहां पे कुछ है तो गवर्नेंस का सवाल है। इस बार गवर्नेंस के सवाल पर पूरे चुनाव को लड़ा जा रहा है, और इसके कारण परिणाम चुनाव के क्या होंगे, लेकिन अभी जो परिस्थिति वो दिख रही है, वो परिस्थिति ये दिख रही है कि जनता बहुत ही टैक्टिसफुली वोटिंग करने की तरफ है, और इसका परिणाम ये हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत भीतरघात है, आपस में झगड़े बहुत हैं, 2 बड़े लीडरों के झगड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के 7 एमएलसी जो इसके टिकट पे लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में। लेकिन अभी जो कहा जाए वो पूरी तरह से परिस्थिति ये है कि बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, और इस कांटे की टक्कर के बीच में जनता। संजय जी का मुझे लगता है कि नेटवर्क कुछ गड़बड़ा गया। मेरी आवाज चली गई होगी, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, मेरी आवाज चली गई होगी। जैसे जैसे मुझे लगता है कि में तस्वीर काफी साफ हो जाएगी। अभी तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन अभी ये कहा जाए कि बहुत कांटे की टक्कर है दोनों राजनीतिक दलों के बीच में। जनता दल अपने स्तर पर अपने इलाके में अच्छा करता दिख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शंस है, और एक चुनाव विश्लेषक के नाते मैं कहूंगा कि ये चुनाव एक भारत के महत्वपूर्ण चुनाव में से होगा, क्योंकि जो जीत का मार्जिन होगा, हार जीत का जो मार्जिन होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये निश्चित मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद संजय भाई, आप बने रहिए लगातार। मैं वरिष्ठ पत्रकार कर्नाटक से श्रीकांत जी जुड़े हैं, मैं श्रीकांत जी के पास जाना चाहूँगा। श्रीकांत जी, संजय सिंह एडीआर से ताल्लुक़ रखते हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आप मूल रूप से कर्नाटक के ही हैं और बहुत सारी चीज़ें आप समझते बूझते हैं। ये चुनाव आपको किस तरह दिख रहा है? ये त्रिकोणीय है, सीधा है, जेडीएस किंग मेकर जैसा हमेशा वो रहती रही है उस तरह की भूमिका में है, और मुद्दों की बात बड़ी महत्वपूर्ण कही। अभी संजय सिंह ने कहा कि वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही, पॉलिटिकल लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब पानी सर से काफ़ी ऊपर हो गया है। जब जनता चुनाव लड़ने लगे तो जाहिर सी बात है कि जनता बीजेपी के लिए तो नहीं लड़ रही होगी ना चुनाव। वो जब जनता चुनाव लड़ती है तो विद्रोह करती है, जब ये शब्द प्रयोग में होता है। वस्तुस्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, जरा ये हमारे दर्शकों को बताइए श्रीनाथ जी। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पिछले चुनाव हुए थे वो भी इसी तरह से थे जी, क्योंकि उस वक्त भी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। आज भी जो कुछ भी परिस्थिति है वैसी ही परिस्थिति है। उस वक्त बीजेपी ने थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन लिया, लेकिन उनके सत्ता में आने के लिए वो काम नहीं चला। इस बार जो बार बार ये कर्नाटक बीजेपी सरकार पर आरोप लग रहे हैं जो करप्शन के हैं,
40% करप्शन सरकार करती है, जी वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। क्योंकि 1.5 वर्षों से यहाँ का कर्नाटक की जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है वो बार बार कह रही है कि उस हमें 40% कमीशन के लिए बार बार सताया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से। उसके लिए उन्होंने पंतप्रधान मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं उनको मिला। ये तो एक बात थी। लेकिन चुनाव से पहले अभी जिस तरह से जो सेंस आ रहे थे, उसको बीजेपी को भी पता चल रहा था कि यहाँ पे हमारा बहुमत होने वाला नहीं है। इसलिए चुनाव से पहले मोदी जी, अमित शाह जी ने इतना जोर यहाँ पे लगा दिया कि पूछो मत। अभी भी मैं कल की बात बोल देता हूँ, आज के वक्त करीबन 20 सभाएं पंतप्रधान मोदी जी के कर्नाटक में होने वाली है। सबसे बड़ी दो और एक बातें मैं बताना चाहूंगा। एक तो उत्तर कर्नाटका के एक बड़े लीडर, भाजपा के बड़े लीडर माने जाते हैं और उप मुख्यमंत्री भी थे, लक्ष्मण सवदी जी, जो उत्तर कर्नाटका बेलगाम जिले के हैं। उनके जाने से उत्तर कर्नाटका में एक थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ गया है बीजेपी के लिए। और उसके पीछे ही अपने जगदीश शेट्टर जी ने जो कुछ भी फैसला लिया कांग्रेस में जाने का, वो तो सब बहुत ही बड़ा झटका बीजेपी के लिए। क्योंकि एक उत्तर कर्नाटका के ऐसे आते हुए लक्ष्मण सवदी जी है, सेंट्रल कर्नाटका से जगदीश शेट्टर जी है, ये उनके जो इलाके है उस पॉकेट में बीजेपी का चल रहा था। पिछले चुनाव में करीबन 18 बेलगाम जिले में से 8 से 13 सीटें कांग्रेस ने हथियाई थी, लेकिन इस बार उतना उन्हें यहाँ पे नहीं मिलता हुआ दिखता है। वैसे ही सेंटर में भी जहाँ से हुबली धारवाड़ से जगदीश शेट्टर जी आते हैं, वहां पे करीबन 6 या 7 मतदार संघों में वो जरूर बीजेपी को झटका देने वाले। कुल मिला के सब जगह पे जो देखा जा रहा है, जिसमें और एक बात कहना चाहूंगा मैं कि ये अपनी जो बागी जो कुछ भी चल रहा है ना, उसको जेडीएस भी ये है, उनमें भी परिवारवाद बहुत ही, उनमें जो आपस में बहुत क्लैशेस चल रहे हैं उनको भी है। लेकिन आज तक के जो चुनाव के परिणाम, जो कुछ रुझान हमें दिख रहे हैं, एक सेंसस चल रहा है, उसके हिसाब से तो दिख रहा है कि ये त्रिशंकु, यानी किसी को भी बहुमत मिलने के आसार नहीं है। श्रीकांत जी, सबसे बड़ी पार्टी किसको इमर्ज कर रहे हैं आप? अभी कांग्रेस ही है, कांग्रेस। अच्छा। कांग्रेस करीबन 100 के हिसाब से चल रहे हैं और हमारा भी ये अनुमान है कि वो 100 तक सीटें जरूर ले लेंगे। अच्छा, अभी अमित शाह जी का 2-3 बयान आए कि भाई सिट्टार जी, सऊदी जी गए तो हैं, ना भाजपा का वोटर गया है ना भाजपा का कार्यकर्ता गया है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि भाई इनके जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना सेंट्रल कर्नाटका में और ना उत्तर कर्नाटका में। एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे उन्होंने लिया है तो शाह जी 2 दिनों से हुबली में क्यों बैठे थे? उनका अभी एक एजेंडा चला है कि ये जो दो जगदीश शेट्टर हो या सऊदी हो, उनको किसी भी हाल में उनको पराजित कराना है। अमित शाह ने इतना सीरियस लिया जगदीश शेट्टर के बारे में, क्योंकि वहां को बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको सिर्फ 2 दिन मुलाकात करते रहे। अभी वो कल परसों दिन वहीं पे थे, तो लाइटली कैसे नहीं ले रहे ये लोग? उनको तो पता है उनका होल्ड क्या है, वहां पे चल रहा है। तो इनके दोनों के आने से कांग्रेस को वहां कुछ फायदा होता दिख रहा है? जरूर होगा। ठीक बात है। मैं सैयद इमरान साहब के पास जाऊंगा। इमरान भाई, कुल मिलाकर आपकी पार्टी का जो स्ट्रांग होल्ड है वो तो अपना है ही, लेकिन देवगौड़ा जी नेशनल लीडर हैं, एसडी कुमार स्वामी नेशनल लीडर हैं, शान महल इब्राहिम का नाम भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं। हम लोग जब रिपोर्टिंग किया करते थे, देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका हिंदी में तर्जुमा चांद महल इब्राहिम साहब ही किया करते थे। तो इन नेताओं का भी असर है, लेकिन जो डिस्कशन है उस डिस्कशन में आपकी पार्टी को मुझे लगता है ना राजनीतिक विश्लेषक शामिल करते हैं, और ना कहीं कोई सर्वे में ये कहा जाता है कि भाई एक पॉकेट की पार्टी अच्छा कर रही है, लेकिन उस तरीके से कहीं चीजें नजर नहीं आती। क्या वजह इसको मानते हैं आप? देवेगौड़ा जी का हमारे मुस्लिम कमेटी के ऊपर बहुत ये है कि उन्होंने 4% जो रिजर्वेशन दिया, आज तक कोई पॉलिटिशियन ने नहीं दिया। कर्नाटका की आवाम इतनी बेचैन है
खासकर कर्नाटका की यूथ इतनी बेचैन है वोट करने के लिए, और इस बार जो है वो कर्नाटका को चेंजेस चाहती है। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है 40% कमीशन और भेदभाव और हिंदुत्व ये सब करके सब, और जॉब के लिए तो इतना परेशान है यूथ, तो कुछ पूछो मत। और अगर इस बार कांग्रेस को भी कर्नाटका में वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस को वोट करने से वो बीजेपी जाएंगे करके सारे यूथ को और कर्नाटका की आवाम को अच्छी तरह से मालूम है। तो इस बार इमरान साहब आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट करिए। सीएम हमारे सीएम इब्राहिम साहब बनेंगे, क्योंकि 6 महीने पहले जब सीएम इब्राहिम साहब ने प्रेसिडेंटशिप ली तो उसकी वजह से बहुत बहुत ताकत आ गई है हमारी जेडीएस पार्टी के लिए। ठीक बात है। वास्तव में बड़ा रोल रहता है जनता दल एस का वहाँ पर, और जनता दल एक बड़ी ताकत के रूप में वहाँ रही है हमेशा, और एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका में वो रहे हैं। एसडी कुमारस्वामी, एसडी देवगौड़ा, और उनका जो ओल्ड मैसूर इलाका है वहाँ पर उनका स्ट्रांग होल्ड आज भी कायम है। लेकिन उतनी सारी सीटों से सरकार अकेले बनाना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। जैसा राजनीतिक विश्लेषक और कर्नाटक के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत जी बता रहे हैं कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है। अगर आप देखें तो 7 एमएलसी जो बीजेपी के थे वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। एक डिप्टी सीएम, एक सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, एक पूर्व सीएम कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में इतनी बड़ी टूट, इतना बड़ा विद्रोह भारतीय जनता पार्टी में भी हाल के वर्षों में कहीं किसी चुनाव में दिखा नहीं है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, आगे मंथन जारी रहेगा। मुसलमानों का जो आरक्षण था देवगौड़ा जी ने दिया था, जो पिछड़े मुसलमान थे, ओबीसी मुसलमान थे, उसको खत्म करके मौजूदा सरकार ने ओकालिंगा और लिंगायत को दे दिया। अभी तक ये कोशिश होती थी कि मंडल बनाम कमंडल, लेकिन अब तो बीजेपी का एक अद्भुत प्रयोग है कि कमंडल के अंदर ही मंडल उन्होंने डाल लिया कि चलो भाई ओकालिंगा और लिंगायत को आप दे दो। तो ये आरक्षण का मुद्दा वहां कितना प्रभावी आपको दिख रहा है? इसका कोई असर दिख रहा है दोनों खेमों की तरफ? संजय जी। आरक्षण का मुद्दा बहुत अहम, कर्नाटक के चुनाव में आरक्षण का मुद्दा बहुत अहम है और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगे होने के नाते देखिएगा, कर्नाटक एक इंटेलेक्चुअल स्टेट है। अगर आप लिटरेसी के लिहाज से देखें तो कर्नाटक का जो सेंसस है वो बहुत ही एक, जिसको कहा जाए कि एक पढ़े लिखे राज्य है, और वहाँ की जनता को सारे सवाल आते हैं। लोगों को मालूम है कि एक चुनावी बहस है और चुनावी मुद्दे में आरक्षण भी राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया था, आरक्षण का विरोध भी राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। तो दोनों धड़े इसको अपने अपने तरह से परिभाषित कर रहे हैं। अहम मुद्दा है कर्नाटक में आरक्षण का मुद्दा, और ये असर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके फायदे भी दोनों दलों को मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप ओबीसी की इसमें खासतौर से हम बात करें तो क्योंकि माइनॉरिटी का एक आरक्षण है, तो माइनॉरिटी के आरक्षण होने के नाते माइनॉरिटी का एक बहुत यूनाइटेड पक्ष है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार माइनॉरिटी वोट उनके साथ खड़ा है, जनता दल क्लेम कर रहा है कि नहीं वो उनके साथ खड़ा है। तो ये फाइनली अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति के साथ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। लाभ किसको मिलेगा ये तो हम जब परिणाम आएंगे तो परिणाम में किस तरह से परिवर्तित होता है, लेकिन अहम मुद्दा है और इसके इर्द गिर्द पूरी कर्नाटक की राजनीति में आरक्षण पे चर्चा हो रही है। संजय जी थोड़ा सा और स्पष्ट करिए, बिल्कुल पॉलिटिकल बात है ये आपकी। मैं थोड़ा और एक विश्लेषक की तरह दृष्टि से आप इसको देखना चाहता हूं कि वास्तव में क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है उसके लिए, क्योंकि वो लग रहा है कि ओबीसी के पाले पर जो ओबीसी की फील्ड है, ओबीसी की पिच है, उस पर वो टिक नहीं पा रही है, क्योंकि सामने बड़े धुरंधर हैं, सिद्धरमैया हैं, डीके शिवकुमार हैं, सेट्टार हैं, साउदी हैं, बड़े बड़े धुआंधार बल्लेबाज हैं। तो क्या उनको ऐसा लग रहा है इसलिए उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक मार दिया? और दूसरी बात, आज एक बड़ी अद्भुत बात हुई, योगी जी मैदान में कूद गए हैं और योगी जी ने कहा कि हनुमान जी कर्नाटक के थे और रामचंद्र जी यूपी के थे। संजय जी।
मुझे लग रहा है कि अब भारत में जो चुनाव है वो धार्मिक पिच पे तो हो ही रहे हैं, लेकिन आपने जो सवाल पूछा और एक आप जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि इस मुद्दे को आखिरकार क्यों धार देने की कोशिश की जा रही। आपका पूरा लबो-लबाब ये है कि इस मुद्दे को धार देने की कोशिश क्यों की जा रही है और इससे क्या हम चुनावी फतह की तरफ बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको एक चुनावी मुद्दा बना के और खास तौर से एक तबके को जो हम फॉरवर्ड क्लास कहेंगे उसको अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए और आरक्षण के मुद्दे को सवाल करने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है कि यूथ को ये बताने की कोशिश है कि ये आरक्षण अगर आपको मिलेगा तो इससे आपको जॉब मिल सकते हैं, आपको ये सारी चीजें मिल सकती। तो युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए ये कोशिश की जा रही है और इसको एक मुद्दे की तरह से टिकाने की कोशिश की जा रही है कि आरक्षण अभी तो इतना ही और भी बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा दल ये कह रहा है कि नहीं, अभी हम आएंगे तो हम इसकी और समीक्षा करके बढ़ाएंगे। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। बड़ा तौर पे अगर इसको कहा जाए तो राजनीतिक मायने निकालने की पूरी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तस्वीरें हैं, और मैंने कहा आपसे कि इसकी जो सही मायने में व्याख्या है वो जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद ही हम ये कह पाएंगे 10 मई के बाद की परिस्थिति क्या है और इसका असर कितना रहा। लेकिन निश्चित तौर से दोनों दल इसका लाभ लेना चाहते हैं। मैं एक विश्लेषक की तरह से आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। ठीक है, संजय जी ने बहुत निर्चीर विवेकी तरीके से चीज़ों को बता दी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीनाथ जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनः स्वागत श्रीनाथ जी आपका। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सीएम, एक पूर्व डिप्टी सीएम, 7 MLC, दर्जनों नेता विद्रोह करके कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अमित शाह जी बहुत अच्छे आदमी, ये BL संतोष साहब की सारी रचना है, वो सब गड़बड़ कर रहे हैं। इतना बड़ा विद्रोह क्या हाल के वर्षों में किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंपेन में दिखा है क्या श्रीनाथ जी, और इसका आपकी पार्टी पर क्या असर पड़ रहा है? श्रीनाथ जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मुझसे पूछा क्या? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, इसलिए आप ही से मेरा सवाल है। हाँ, इसी आप सोचा तो भारतीय जनता पार्टी इधर तो डबल इंजन एक्टिविटी करके लोगों के लिए बहुत कुछ डिलीवर किया है। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, बोलिए प्लीज, बोलिए, जैसे आप बोल सकते हैं बोलिए, बोलिए प्लीज। तो द डिलीवरेबल्स जो देना था लोगों को तो वो बहुत कुछ दिया है। उसमें से लोग में से थोड़ा ऐसे वैसे सोच होगा ये केंद्र सरकार से आया या राज्य सरकार से, बट जो भी आया दोनों मिलके आया। और ऐसे सिचुएशन में लोगों को ये पार्टी में टिकट मिलना और पार्टी में ही रहने का बहुत आशा रहता है। वो लोग देयर करियर व्हाट दे वांट टू बिल्ड विद बीजेपी, बट एट सम कुछ पॉइंट ऑफ टाइम we need to decide ये लोग चाहिए या we have to rotate people, there is whether the anti incumbency exists and anti incumbency we need to combat by किसी और को देने से मुताबिक जो करना है हमारा लोग किया है। कुछ लोग एक्सेप्ट किया, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं किया। ये दोनों जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी का केस लिया तो दोनों में से there is some reasoning behind it। वो रीजनिंग कुछ लोगों के लिए ठीक लगता है, कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं लगता है। When a decision is taken, it doesn't 100% पक्का नहीं बनता है। So this has happened, but भारतीय जनता पार्टी has delivered to the people of the state very well, and we are looking for a extraordinary performance from our contenders for this 2023 इलेक्शन, क्योंकि हम दिया है हमको वोट मिलेगा, ये सोच है हमारा। सो इससे आई थिंक हमारा सोच जो है हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारे से ही सोच रहा है। हम जनता दल हमारे साथ आएगा या और कुछ होगा वो नहीं सोच रहा है, क्योंकि वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल गेट द मेजॉरिटी व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉर। श्रीनाथ जी, सर मैं बहुत अदब के साथ में आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बहुत निवेदन कर रहा हूँ कि जब
येदियुरप्पा अपने चरम पर थे, तब भी आप अकेले बहुमत नहीं ला पाए थे। अब तो आपके घर में भयंकर टूट फूट है। और दूसरा मसला यह है कि आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। मैं मान सकता हूं कि डिलीवर किया होगा, लेकिन ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तो वहां बिल्कुल फूट पड़ा है, भांडा फूट पड़ा है आपकी सरकार का। विपक्ष कह रहा है पेसीएम करो, 40% कमीशन के बिना आपका कार्यकर्ता खुद ही आत्महत्या कर लेता है संतोष, और आत्महत्या करके मर जाता है कि मुझसे कमीशन मांगा जा रहा है। श्रीनाथ जी, ये केस तो बेसिकली केस ऑफ क्या, ये केस तो बेसिकली केस ऑफ परसेप्शन है। 40% भी बोल सकता है, 70% भी बोल सकता है, 80% भी बोल सकता है। इसमें there is no evidence in this, there is no truth in this. People are comfortable with us, we are winning seats even today. आप भी जो बात कर रहे थे, आप दो पार्टी का इक्वेशन भी हो सकता है बोला, it is a direct fight between Congress and BJP. Janata Dal is there at some places, but it doesn't mean that they are fighting with us. The fight is only between the two major parties, national parties. So in this kind of situation, लोगों के लिए बोलने से चलेगा, बट अच्छा, आप मानते हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासन आपके मुंबई साहब ने चलाया, वहां भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं रही। ये जो ठेकेदार संघ है, ठेकेदार एसोसिएशन है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, ये कह रहे हैं कि 40% हमसे कमीशन मांगा जा रहा, सब झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उनके कार्यालय में रिसीव नहीं हुआ, वो भी झूठ बोल रहे हैं क्या? No, in all probability they might have given a letter for वो किसी रीजन पे दे सकता है। There may be some understanding issues with the office group there and some other problems they have. The best way is to put it on the government. Say 40% का सरकार है, वो भी कर सकता है ना। So it's only a feel of perception, and people have got metro, people have got direct beneficiaries are there, that is direct benefit transfers are taking place, and farmers are। राहुल गांधी एक सवाल उठा रहे हैं श्रीनाथ जी कि आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों बच रहे हैं आपके लोग? वो कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी जब कोलार में भाषण देते हैं तो उनको सजा हो जाती, सांसदी चली जाती। अब वो कह रहे हैं भैया इनकी जनगणना करा लो आप, क्या दिक्कत है बीजेपी को जातीय जनगणना कराने में? और ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या इससे आपकी पार्टी को नुकसान नहीं होगा क्या? वहां ओबीसी क्या आपके साथ इंटैक्ट है क्या? जनगणना के जो पॉलिसी डिसीजन है वो इलेक्शन पे बात देखेंगे क्या होगा। इलेक्शन का जो बात कर रहा है अभी, एंड पॉइंट इज वी हैव बीन पॉजिटिव इन ऑल आवर एक्टिविटीज। जो करना है वो कर रहा है, वेदर इट इज अ हाईवे एक्सपेंशन इन वेरियस पार्ट। आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह रहे हैं कि आपकी जो कर्नाटक की सरकार है वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है, उसके लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, येदियुरप्पा यौन शोषण के आरोप में बर्खास्त नहीं हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात नहीं की है, ये सारे आरोप क्या खारिज कर रहे हैं आप? ईश्वरप्पा जी ने लेटर दिया कि उसको टिकट नहीं चाहिए, he wouldn't contest, he said। नहीं, वो बर्खास्त हुए थे ना मंत्रिमंडल से, तो बर्खास्त हुए किसी आरोप में ही ना, ऐसे थोड़ी अपने आप इस्तीफा देकर थोड़ी आ गए थे वो। एक बार हुआ था, उसका इंक्वायरी रिपोर्ट आया है, बेस्ड ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट देयर वाज नो फर्दर इशू फॉर अस टू टेक। मेरा एक छोटा सा और सवाल है श्रीनाथ जी, उसका जवाब दे दीजिए। आप क्या पूरे विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि मुंबई साहब की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है, उसके लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है? मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस तंत्र ने क्या भ्रष्टाचार नहीं किया, उस सिस्टम ने भ्रष्टाचार नहीं किया? सारे लोग झूठ बोल रहे हैं कर्नाटक के। अभी क्या मुद्दा होगा when you fight an election in Karnataka? The problem is they can't say deliverables are not given। जो देना है वो सब कुछ दिया है, जो करना है सब कुछ किया है, ठीक है। वही एरिया पे बात करने के लिए उन लोगों का पास कुछ इंफॉर्मेशन, डेटा भी नहीं है। दे हैव नो रीजन टू कमेंट ऑन बीजेपी's परफॉर्मेंस। देन क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी इन द एयर, जो धूप में और इन द एयर में जो है वो करप्शन का केस होगा। सिंपली उससे बात कर लो, हो गया। You don't have to prove anything and you don't have to improve anything. See, you can also do whatever is happening. See, this is the kind of situation they have moved into. But we are talking on solid ground where we have delivered, and what is not provable is something they want to talk. So
स्पष्ट बीजेपी का ऊपर, अदर देन दिस दे हैव नो अदर कंप्लेंट्स व्हिच दे कैन रियली टॉक अबाउट, एंड बिकॉज देयर इज नो अदर कंप्लेंट दे वांट टू यूज दिस, दैट्स हाउ इट इज गोइंग। आई फील ठीक बात है, ठीक बात है, जो ठीक बोलता बात है, है, ठीक बात है। श्रीनाथ जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वो मैं रोक रहा हूं आपको श्रीनाथ जी, मैं रोक रहा हूं, आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं सैयद इमरान के पास जाऊंगा। सैयद इमरान साहब, श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि भाई अब ये सब फालतू की बातें हैं, विपक्ष जो है वो बेवजह की इफरात बातें करता है, उसके पास कोई डेटा नहीं है, वो केवल गाल बजाने से, यूं यूं करने, ऐसे ऐसे करने से थोड़ी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टर ने दिया होगा, चिट्ठी लिखी होगी, उन्होंने जो डिलीवर किया है जनता उन्हें डिलीवर करेगी, पूरे विश्वास के साथ में कह रहे हैं। और आपको वो फाइट में भी नहीं मान रहे हैं, कहीं कह रहे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में है कॉन्टेस्ट, संघर्ष आपस में। सैयद इमरान जी, कहे तो कहे ना जाए, कहे बगैर रह ना जाए। अभी जो है कर्नाटका की आवाम को सब कुछ मालूम है, जो कर्नाटका की आवाम के ऊपर जो गुजरा है वो सब देख रहे हैं, ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है। तो आने वाले दिनों में कर्नाटका की आवाम डिसाइड करेगी कि सरकार किसकी बनेगी, आप खुद ही देख लेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जो आप लोग आरोप लगाते हुए झूठे हैं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। कहां भ्रष्टाचार किया मुंबई साहब ने, उनकी सरकार ने कहां भ्रष्टाचार किया? सैयद इमरान, अच्छा, ये 40% जी, ये 40% जो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? वो जो 40% तो जो कॉन्ट्रैक्टर जो अपने आत्महत्या की, वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? हो वो सकता है क्या? जो अच्छा डिलीवरेबल्स दिया है, अच्छा, वो लास्ट टाइम जो डेवलपमेंट किया है। सुनिए, लास्ट टाइम जो वो इदरीस का मर्डर हुआ, वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बीजेपी के श्रीनाथ जी वो सवाल पूछ रहे हैं, सैयद इमरान सवाल पूछ रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए श्रीनाथ जी, वो पूछ रहे हैं सवाल आपसे। ये क्या हो रहा है कि ये हिजाब का मसला भ्रष्टाचार नहीं है क्या? नहीं है, वो हिजाब का मसला भ्रष्टाचार नहीं है, वो बेसिक डिसिप्लिन है स्कूल का। स्कूल में जो था उसके ऊपर बात किया था, इसमें कुछ नहीं था और कुछ नहीं था उसमें। कर्नाटका में सुनिए, कर्नाटका में आज तक ना हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन है, वो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन आपने दिखा दिया बीजेपी ने। नहीं ऐसे तो भाई वो अपनी पिच पर खेलेंगे। सैयद इमरान उनका तो पूरे देश में यही एजेंडा है, हिंदुत्व। और आज योगी जी पहुंच गए हैं, 2-4 सभाएं वो दनादन करेंगे। अब वो तो चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो, और अगर हिंदू को इंटैक्ट करेंगे पूरे देश में करके, वो सत्ता पे काबिज हैं। और योगी जी ने आज कहा कि भाई उत्तर प्रदेश से मैं आया हूं, भगवान राम यूपी के और हनुमान जी कर्नाटक के। उन्होंने त्रेता युग में चले गए योगी जी, कह रहे हैं त्रेता की बात कर रहे हैं। सैयद इमरान बात करना चाहता हूँ वो जी, वो देखिए, वो थोड़े जो हिंदू ब्रदर्स हैं वो इनके बहकावे में आ गए हैं, लेकिन सारे मेरे हिंदू ब्रदर्स ऐसे इनके बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार जो है वो सोच समझकर वोट करेंगे, और सोच समझकर जो अगले 5 साल भ्रष्टाचार नहीं और ये भेदभाव नहीं, ऐसी सरकार को जरूर लाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं अब वरिष्ठ पत्रकार बात कहना चाहता हूँ। श्रीकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्रीकांत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। श्रीकांत जी, आपसे ही सवाल है मेरा, क्या ये मुद्दे जो कह रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार वहां मुद्दा नहीं है क्या? श्रीनाथ जी कह रहे कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई आंकड़े नहीं दे पा रहा है, विपक्ष ठहर नहीं रहा इस पर। श्रीकांत जी, हम देख रहे हैं चुनाव जो होते हैं वो लोगों के सवालों के ऊपर मुद्दे बनने चाहिए, तो उनके प्रॉब्लम्स क्या है उसके ऊपर बातें होनी चाहिए। कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार का मुद्दा है। यहाँ पे जहां पे जाएगा, जो वर्क चल रहे हैं वहां पे हर जगह पे एक करप्शन का ये सबसे बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में है, ये तो मैं मानता हूँ। दूसरी बात, जब जैसे कि आपके योगी जी आए, वो बता रहे कि राम उत्तर के हैं
और भगवान हमारे हनुमान जी दक्षिण के हैं। वो कह रहे कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था, डिप्टी वो कह रहे कर्नाटक में जन्म हुआ था हनुमान जी का, डिप्टी और वो त्रेता युग की बात कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हुआ होगा भाई, मुझे इसमें कोई वो ऐतराज नहीं है भाई, हनुमान जी हैं, सबके आराध्य हैं, बिल्कुल ठीक बात जी। वो क्या कर रहे थे, यूपी के उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी कल बेलगाम में कह रहे थे कि राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बन रहा है और उसके कारीगर कर्नाटक के हैं। इन मुद्दों का चुनाव में क्या ये है, ये क्यों चाहिए इस चुनाव के लिए? ये मुद्दे हैं चुनाव के लिए लोगों की जो मन में भावनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम सिर्फ यही देख रहे हैं हिंदू मुसलमान कैसे बंटवारा हो, मतों का बंटवारा हो, लोगों में बंटवारा हो, जाति धर्म के नाम पे बंटवारा हो, यही तो दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है? आरक्षण के नाम पे बंटवारा हो रहा है, ये दूसरा कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। लेकिन लोगों में भ्रष्टाचार का मुद्दा कर्नाटक में है और वो जरूर है। श्रीकांत जी, हमारे जो चुनाव विश्लेषक है संजय सिंह, वो लगातार दौरे भी करे, उन्होंने कहा कि वहां चुनाव जनता लड़ रही, इससे आप सहमत हैं क्या? वो कह रहे हैं कि स्थिर सरकार चाहते हैं कर्नाटक के लोग, जाति धर्म नहीं गवर्नेंस पर चुनाव हो रहा है। क्या इन तीनों मुद्दों से आप सहमत हैं क्या? जरूर, भी ऐसे ही हुआ था। ऑपरेशन कमल होगा, फिर वो रमेश जारकिहोली जी 11 लोगों को लेके बाहर गए, सरकार गिर गई, और फिर स्थिर सरकार तो नहीं यहाँ पे हो रही है। सरकार रहेगी तो अच्छे काम होंगे, उसकी प्रतीक्षा में लोग भी है। ये तो सही बात है कि लोगों में एक अच्छी स्थिर सरकार हो, उसके उम्मीदें है। ठीक बात है। अब मैं श्रीनाथ जी के पास जाऊंगा। श्रीनाथ जी मैं आ रहा हूं, श्रीनाथ जी आपके पास आ रहा हूं, और मेरा शायद आपसे अंतिम सवाल है इस कार्यक्रम का। जब आपने इतना बढ़िया काम किया है, मेट्रो डिलीवर की है, बहुत सारी चीजें डिलीवर की है, तो भाई हनुमान जी और कारीगर की याद क्यों याद आ गई आप लोगों को? हनुमान जी क्यों याद आ रहे हैं भाई? हनुमान जी तो सबके, हम लोग रोज अपने पूजा घर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, फिर चुनाव में हनुमान जी क्यों आ गए? कि भाई राम जी उत्तर के थे, हनुमान जी कर्नाटक के थे, या बेलगाम में केशव प्रसाद मौर्य क्यों कह रहे हैं कि कारीगर जो राम मंदिर बना रहे हैं वो कर्नाटक के थे? भाई उनका काम है, उनको उसके बदले मजदूरी मिलती है, अच्छी बात है। अगर उनकी श्रद्धा है तो भगवान राम को यूं प्रणाम कर लेंगे। फिर चुनाव में नेता को कहने की क्या जरूरत? अगर आपने काम किए हैं तो ध्रुवीकरण की क्या जरूरत? फिर राम और हनुमान क्यों याद आ रहे हैं आपको? श्रीनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता से मेरा सवाल है। हनुमान जी का इश्यू अभी नहीं हुआ, ये हनुमान जी का इश्यू अभी नहीं हुआ, ये 8 महीने, 1 बरस का पहले तिरुपति में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तिरुपति लोग बोला हनुमान जी का बर्थ उसका तिरुपति में जो अंजनाद्रि है उधर हुआ, मगर इट इज ऑलवेज देयर, किष्किंधा इज देयर नेक्स्ट टू हम्पे इन कर्नाटका। अब अंजनी पर्वत महाराष्ट्र में भी है, अंजनी पर्वत नासिक के पास महाराष्ट्र में भी है। कुछ लोगों की मान्यता है हनुमान जी का जन्म वहां हुआ। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं कोई दावे के साथ नहीं कह सकता हूं। मैं अपने अग्रजों से, साधु संतों से सुनता हूं, मैं वो बता रहा हूं। नहीं किया है आप लोग। हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय ये नहीं कि हनुमान जी कहां जन्मे। वो आराध्य हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों भारतवासियों, पूरे विश्व में फैले हुए सनातनियों के आराध्य हैं। मेरा उसमें कोई सबमिशन नहीं है, मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता हूं। मैं धर्म का मर्मज्ञ विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। मैं नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, तो अगर आप धर्माचार्य नहीं है, योगी जी धर्माचार्य हैं, वो बात कह रहे हैं तो उसकी अथॉरिटी वो हो सकते हैं। लेकिन बाकी नेता केशव प्रसाद मौर्य अगर किसी के जन्म उसके बारे में बात करें तो मैं नहीं समझता वो ठीक बात है। मैं आपसे, मेरा सवाल श्रीनाथ जी यही है, मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने इतने अच्छे काम किए, मेट्रो डिलीवर की, बहुत सारे अच्छे काम किए, कर्नाटक की तस्वीर बदल दी, किस्मत बदल दी, तो फिर आप हनुमान जी और राम जी की क्यों याद आ रही? फिर उन्हीं मुद्दों पर वोट मांगिए ना आप। हनुमान जी को क्यों कह रहे हैं कि भाई वो हम उत्तर के, हनुमान जी कर्नाटक के, किष्किंधा क्यों याद आ रहा? अब त्रेता युग की बात अब इसमें कलयुग में क्यों याद आ रही? किष्किंधा, त्रेता युग का किष्किंधा कर्नाटक में ही, आई कांट चेंज दैट रोड, हिस्टोरिकल रोड
he passed through Kishkinda to Lanka in Kishkinda. अच्छी बात है, धार्मिक चर्चा के लिए बहुत अच्छी बात है, मैं सहमत हूं। जो आप बताएंगे मैं प्रेम पूर्वक सुनूंगा उसको, लेकिन चुनाव में इनको क्या लाने की जरूरत है? गदाधारी हनुमान को चुनाव में क्यों ले आए आप लोग? चुनाव में हम नहीं लाया, ये पहले ही हो चुका था, ये चुनाव का बहुत पहले हो चुका था। तो आज फिर कहा योगी जी ने कम से कम चुनाव में नहीं कहते वो लोग बात कर रहे हैं, उसमें कुछ हम कुछ नहीं कर सकता है। बट ये मतलब आप लोग लाएंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, काम पे वोट नहीं मांगेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, मुसलमानों के आरक्षण के खत्म करने के नाम पर वोट मांगेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे कुछ भी। और भ्रष्टाचार आपने किया ही नहीं है, तो कर्नाटक में तो आपकी प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनने जा रही है, इसका मतलब फिर You see one thing, सबका साथ सबका विकास किया है, and Phalanubhavis are there in every constituency. It is not by caste, it is by people, by their poverty line and this one. सब लोगों को सब कुछ मिला है. There is no differentiation between Hindus, Muslims. ठीक बात है, ठीक बात है, nothing of that sort. Everybody has got it. ठीक बात है श्रीनाथ जी। मैं एक छोटी सी टिप्पणी, श्रीनाथ जी प्लीज, मैं एक छोटी सी टिप्पणी सैयद इमरान से लूंगा। इमरान जी 10 सेकंड में आपकी टिप्पणी, जो इन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया इन्होंने। इमरान साहब बोलिए। साथ चाहिए लेकिन विकास नहीं चाहिए आपको। नहीं, वो कह रहे हैं मुसलमानों का विकास किया है, मुसलमानों का विकास किया भाई, वो कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं मुसलमानों का ही विकास किया है। पैसा देख के खरीद रहे हैं वोट। चलिए मैं एक छोटी टिप्पणी श्रीकांत जी से लूंगा, फिर संजय सिंह फाइनल कमेंट। कैसे चुनाव को देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, और ये सारी चीजें जो कह रही है, क्या बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त वहां पर चली है? क्या इन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है? श्रीकांत जी, श्रीकांत जी। नहीं, इस बार तो भ्रष्टाचार का मुद्दा जरूर है। लोगों में एक उम्मीद है कि इस बार जो सरकार बनेगी वो 5-10 टिकी रहे। यहाँ पे विकास की बात, जो डेवलपमेंट के जो काम रहते हैं, हर सरकार अपने तरीके से करती रहती है। बस एक जो एनडीए पहले जो नेशनल जो जवाहरलाल नेहरू था थी, चाहे स्मार्ट सिटी बना दिया, स्मार्ट सिटी से दूसरे काम हो रहे, मेट्रो का चल रहा है, ये तो काम होते ही रहेंगे, इसमें कुछ रुकावट नहीं है। लोग जो बात करते हैं, जिस तरह से जिन्होंने कुछ भी काम कर रहे हैं, लोगों पे ऐसा है, ये ऐसे जैसे बात करते हैं, ये बहुत बड़ा गलत है। हर अपने अपने तरीके से काम करते हैं, और जिस तरीके से काम करते लोग उनको अपनी जगह दिखा देते हैं। ठीक बात है। संजय सिंह फाइनल कमेंट, इस कार्यक्रम का फाइनल कमेंट संजय सिंह जी। अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। सॉरी, मैं क्षमा चाहूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं श्रीकांत जी को पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक बहुत सीनियर पत्रकार होने के नाते उन्होंने बड़े बेबाक ढंग से वहां की तस्वीर को रखा है। लेकिन कर्नाटक से जो हम और हमारे साथी लगातार वहां पर काम कर रहे हैं और जो निगाह बनाए हुए हैं, कर्नाटक का इलेक्शन इस हफ्ते बहुत पीक पे होगा, और इस पीक पे होने के बाद में जो मई का फर्स्ट वीक है, वो कर्नाटक के लिए बहुत लोकलाइज इश्यूज आएंगे, नेशनल इश्यूज आएंगे। और इन सब इश्यूज के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है, जो मैंने पहले भी कहा था, इस बार भी कहा था, कि कर्नाटक की जनता सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्नेंस के सवाल को लेकर बहुत ही संजीदगी के साथ इलेक्शंस करने जा रही है, और चुनाव के परिणाम भी उसी के आधार पर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और उम्मीद है कि शायद इस बार कर्नाटक के इलेक्शंस में जितने भी चुनावी विश्लेषक, हमारे जैसे तमाम तरह के जो विश्लेषक साथी हैं, उन सबकी उम्मीद से अलग कुछ परिणाम हमें वहां देखने को मिले, मैं इतना मानता हूं वहां पे। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, बहुत शुक्रिया। श्रीकांत जी वरिष्ठ पत्रकार कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े थे, उनका शुक्रिया। श्रीनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कर्नाटक से, उनका शुक्रिया। सैयद इमरान कर्नाटक से ही जुड़े थे, जेडीएस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत और धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो संजय सिंह ने कही कि वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, वो गुड गवर्नेंस के लिए चुनाव चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए चुनाव चाहती है, और